जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हम करेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर, सुपर फास्ट में। और ये देखना होगा कि अगर आपको इन्वायरमेंट आता है, पर्यावरण के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हमेशा, तो क्या आप इन 30 क्वेश्चन में 10 का स्कोर कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। संविधान के किस अनुच्छेद में, यह क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलता है, थोड़ी सी लैंग्वेज परिवर्तित होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संविधान यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, ये आर्टिकल जाता है 48A के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब 48 प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात होती है तो अनुच्छेद 48A की ही बात होगी, यानी राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और एवं उनके मध्य रहने वाले जो वन्यजीव हैं उनकी सुरक्षा का प्रयास करेगा। इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। कंसंट्रेशन बना लीजिए। अगर आपको भी एक चाहिए सरकारी सीट, अगर आपके मन में है कि भाई नहीं सरकारी आपको अध्यापक या अध्यापिका बनना है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ईमानदारी से शिद्दत के साथ पढ़ने के लिए। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बता दूं दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं यक्षगान की, तो कर्नाटक का आ जाता है। इसी तरीके से हम मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उसकी एक वीडियो हम 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से कठिन लेवल के पूछ लिए जाते हैं। देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य से सुमेलित है क्या या नहीं है। फायान विक्रमादित्य से है या सुमेलित नहीं है। वैनसांग हर्षवर्धन से है या नहीं है, या इब्न बतूता अकबर से है या नहीं है। तो मुझसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इब्न बतूता अकबर से ना होकर मोहम्मद बिन तुगलक से है, ये आप जान लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक आपको यहाँ रिलेट करना है। अब चाहे यहाँ पर यही क्वेश्चन नहीं एग्जाम में बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, पहला क्वेश्चन बन गया। फायान विक्रमादित्य के शासनकाल में आया, दूसरा क्वेश्चन बन गया। वैनसांग हर्षवर्धन के काल में आया, तीसरा क्वेश्चन बन गया। और इब्न बतूता बिन तुगलक के कार्यकाल में आया, चौथा क्वेश्चन बन गया। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां क्वेश्चन, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। दोस्तों हम कहते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, रहेला पुस्तक लिखी। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को देश का निवासी था। कहाँ का, मोरक्को देश का निवासी था, ये भी आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ठंडे रेगिस्तान में जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा। आप बच्चे यही सोचते होंगे कि भैया यहाँ पर या तो दार्जिलिंग हो जाएगा या तो वही किसके साथ, मेघालय के साथ। बल्कि ऐसा नहीं है कि गर्म स्थानों में जैसलमेर आता है और ठंडे स्थानों में लद्दाख क्षेत्र आता है, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। आपको मैं बता दूं भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है, लेकिन क्वेश्चन यहां से बिल्कुल वहां से रिलेट नहीं करता। मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या आधार पर सबसे ज़्यादा और यहां पर एरिया वाइज सबसे ज़्यादा ये क्षेत्र मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मिट्टी का जब विस्तार पूछे तो भारत में जो मिट्टियां हैं वो 8 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने इसको बांटा है, ठीक है ना, और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। किस मिट्टी का विस्तार भारत के क्षेत्रफल पर है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। अच्छा, इस मिट्टी का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इसी तरीके से कांप मिट्टी किसी को कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इसी तरीके से एल्यूवियल सॉइल किसको कहा जाता है, या उपजाऊ मिट्टी किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं, तो दोस्तों चक्रवातों के अवरोधों का कार्य मैंने पिछला एक सेशन लिया था उसमें मैंने ये बताया था। क्वेश्चन बिल्कुल अलग था लेकिन आंसर वही आज होगा।
मैंने आपसे कहा था कि तटीय इलाके में रहने वाले वन कौन से होते हैं, तो मैंग्रोव वन होते हैं, इसलिए मैंग्रोव वन इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। देखिए चक्रवात जितने भी आते हैं तटीय इलाके में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। आपने देखा होगा केरल राज्य, गोवा राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आते हैं। और ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये वाली जो लाइन है पानी से लगी लाइन, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंग्रोव वन की सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। ऐसे ऐसे आपको गुजरात तक देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को कटने से रोकते हैं। ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर कह रहा है कि भारतीय गैंडे कहां पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से आपके बनेंगे 5 से 7 क्वेश्चन। 5 से 7 क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखने वाली बात है। देखिए जिम कार्बेट जो है ये नहीं हो सकता। भारतीय गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में। अब अगर मैं बात करता हूं जिम कार्बेट कहां पर है, तो उत्तराखंड में अवस्थित है। कान्हा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। काजीरंगा कहां पर है, तो आसाम में अवस्थित है। ये आसाम वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है भारतीय गैंडा किस राज्य में सर्वाधिक है, आसाम में काजीरंगा में है, वो भी एक सींग वाले गैंडे। 3 क्वेश्चन तो यही हो गया, आसाम, काजीरंगा और कौन से वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे। बांदीपुर कहां दोस्तों है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जितने परिवार हैं वो गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। वहां पर आपको पीडीएफ और तमाम ऐसी चीजें आपको मिलती हैं। GURUJI नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में कौन सा ऑप्शन नहीं था, यानी कौन सा यहां पर गैसेस के मात्रा में देखा जाए नहीं। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, खगोलीय पिंड के टकराने से पृथ्वी जिस समय निर्मित हुई थी उस समय दलदली इलाका था और बहुत ही ज्यादा गर्म, और यह आग का गोला कहलाया। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो देखा कि भाई पृथ्वी में बहुत सारे जीव जंतुओं ने जन्म लिया। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी, इसलिए ऑप्शन ए भाई लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए चक्रवातों के केंद्र में क्या होता है। बेटा देखिए चक्रवातों की बात जब भी करते हैं तो आपको चक्रवात बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चक्रवात हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ये मेरा फिगर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जब क्वेश्चन में प्रतिचक्रवात कहे तो इसका उल्टा, तो मतलब केंद्र से बाहर की तरफ जो चलते हैं। तो जब केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, देखिए अगर नदी का पानी ऐसे गिरेगा तो मतलब यहां पर ढाल होगा, निम्न ढाल होगा। इसी तरीके से पानी वो इधर ही गिरेगा, जिधर जाएगा उधर का मतलब है कि भाई वहां निम्न होगा। तो निम्न दाब का मतलब है कि अब केंद्र से बाहर से केंद्र की तरफ आ रहा, तो यहाँ केंद्र में निम्न दाब हो जाएगा। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है ना, क्योंकि केंद्र में निम्न दाब। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर उच्च दाब हो जाएगा और बाहर की तरफ निम्न दाब हो जाएगा। तो यही उल्टा होता है चक्रवात प्रतिचक्रवात में, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप पृथ्वी पर वृक्ष लगाओगे उतनी ज्यादा CO2 की मात्रा वृक्ष ग्रहण करेंगे और उतनी ही ज्यादा O2 की मात्रा वृक्ष हमें देंगे, यानी ऑक्सीजन का यहां पर प्रसारण करेंगे और CO2 का अवशोषण करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति ... होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम कहते हैं कि भाई जितने भी अगर पेट में पूरे हम होल बॉडी में देखें तो हम टाइलिन से लेकर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, HCl जैसे कई जो है एंजाइम्स हमको देखने को मिलते हैं। और जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं वो सभी भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। और भोजन को पचाने का कार्य करेंगे तो यहाँ पर देखिए अमाशय रस की जो प्रकृति है बच्चे, वो अम्लीय अगर मार रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अम्लीय होती है, एसिटिक होती है, जो 7 से pH कम होता है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जिस समय भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाया गया उस समय जो समय था वो क्या था दोस्तों, वो समय देखा गया कि ऑप्शन नंबर सी 1986 का दशक था। और 1986 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। हम राज्य की बात करें, जैसा पहला क्वेश्चन में बताया कि राज्य जो है 48A आर्टिकल के अंतर्गत राज्य हमारे पर्यावरण की संरक्षण की बात करेगा। अगला, कौन सा संविधान संशोधन GST वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। GST का फुल फॉर्म क्या है बताइए। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जब भी बात होती है तो उसमें एक आर्टिकल पूछा जाता है या फिर संविधान पूछ लिया जाता है। तो आंसर भैया किसके साथ जाएगा, तो ऑप्शन 101 के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर। निम्नलिखित में किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा हो जाता है? जरा कमेंट करने की कोशिश करें। दोस्तों आपको मैं बता दूं, तंत्रिका तंत्र से दो क्वेश्चन आते हैं। तंत्रिका तंत्र की एक यूनिट पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की एक यूनिट क्या है, तो ये यूनिट है दोस्तों आपकी न्यूरॉन है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि किडनी की जो यूनिट होती है, मैंने कई बार बताया, मिलता जुलता नाम है, तो ये नेफ्रॉन होती है। किडनी की वृक्क या किडनी या फिर हम उसको गुर्दा बोलते हैं, तो ये किडनी की है नेफ्रॉन और उसकी है भैया न्यूरॉन। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा भाई? वो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सीसा के साथ चला जाएगा। यही तंत्र जो है रोग पैदा करता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर लेना। ये आपसे कोई गुजारिश और कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती मुझे लगता है, और आप बहुत होशियार हो, हर बहन होशियार है, हर भाई होशियार है। मुझे लगता है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसंट्रेशन दे रहे हो, किताबों पर दे रहे हैं, किताबों पर जितनी देर पढ़िए बहुत मन लगाकर, मोबाइल पर जितनी देर पढ़िए बहुत मन लगाकर, है ना, उस समय कोई काम नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई काम का मतलब उस समय दो काम नहीं हो सकते, यानी मोबाइल पे ये देख लिया फिर वो देख लिया, किताब में ये देख लिया या गेम खेल लिया, किताब भी पढ़ रहे हो और मोबाइल भी चला रहे हो, ये कुछ नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, कंटूर कृषि अपर्दन नहीं करती है। कंटूर कृषि दोस्तों उच्चतम इलाके में, कंटूर कृषि देखिए, जब पानी का ढाल ऐसा होता है तो उसमें अगर ऐसी ऐसी जुताई कर दोगे तो वही बहुत ज़्यादा मिट्टी बहेगी। लेकिन अगर पानी का ढाल ऐसा है तो इसको इस तरीके से टेढ़े मेढ़े खेतों में जोता जाता है, जिससे पानी ऐसे बहेगा फिर ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। इससे क्या होता है? इससे पानी जो है रुक जाता है और भूमि का अपर्दन भी नहीं होता। तो ये उल्टा दिया गया है। इसमें कंटूर कृषि में होता क्या है? भूमि का अपर्दन ना होना, जबकि इसमें दे दिया है भूमि अपर्दन हो जाना, है ना। यही दोस्तों गलत है। अगला, विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो बहुत बार रटा है बच्चों को, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आ गया है आपकी झोली में तो मार्क लेके जाइएगा, यानी 30 में पूरे 10 क्वेश्चन सही करने हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 नंबर का जो आंसर है वो 22 मार्च हो जाएगा। 22 अप्रैल को बेटा क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम मनाते हैं, बताइएगा, हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा हम 16 सितंबर को ओजोन से रिलेट करते हैं, 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। 4 क्वेश्चन हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इसके साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इस रेड बटन को तुरंत दबाइए, तुरंत फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16 नंबर, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित कौन सा है? संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है, जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में हमारा ऑप्शन जाएगा किसके साथ? चंदन के साथ। बच्चे जो मार रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, चंदन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चंदन कहां पर सर्वाधिक मिलता है? तो चंदन मिलता है दोस्तों कर्नाटक क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? हमने अभी जैव विविधता एक नाम लिया था। जैव विविधता जहाँ पर सर्वाधिक होगी, जैव विविधता का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर उच्च कोटि की विविधता पाई जाती है, नेचर का बहुत अच्छा समावेश पाया जाता है, जहाँ पर पशु पक्षी खुशहाल होते हैं, पानी अधिक बरसता है और हरा भरा क्षेत्र आपको जैव विविधता के कारण दिखाई देगा। और जहाँ पर ऐसा होगा वो दोस्तों हम देखते हैं कि भैया ये 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी पर। लेकिन भारत में पूछा है तो भारत में केरल ऐसा राज्य है, और केरल दोस्तों है पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट की बात अगर करी जाए तो दोस्तों पश्चिमी हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट की बात मैं कर रहा हूँ, यही बच्चे गलत करते हैं। पश्चिमी घाट में क्या है? शांति घाटी है दोस्तों। शांति घाटी अगर पूछा जाए कि शांति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैव विविधता के लिए। और कहाँ पर है ये पूछा जाए तो केरल राज्य में है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिएगा। इसलिए जाएगा किसके साथ? वन के साथ जाएगा, पश्चिमी घाट नहीं दोस्तों, पश्चिमी हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट आप मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय का मतलब होता है कि कृत्रिम का मतलब होता है जो मानवकृत, क्या मानवकृत को ही हम दोस्तों कृत्रिम आवास कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि कौन सा संरक्षण बहुत बढ़िया है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी जाएगा, चिड़ियाघर। क्योंकि चिड़ियाघर मनुष्यों के लिए होता है, मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, उसमें पकड़ पकड़ के जीवों को भरा जाता है, यही तो होता है, सिंपल सी बात। तो यही कृत्रिम आवास है। और अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल कोष, ये सभी प्राकृतिक हैं। अगला क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में क्या होता है? प्रमुख प्रदूषक क्या है? पॉल्यूशन जो फैलता है वो सिगरेट के धुएं में होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन, और डाइऑक्सीजन एंड बेंजीन। तो दोस्तों सिगरेट का धुआं बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, निकोटीन युक्त होता है, लेकिन बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हम कह सकते हैं, देखिए डायरेक्ट हम निकोटीन नहीं ले सकते,
यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग लगाना है कि भाई सीओ जरूर होना चाहिए। सीओ क्या होता है? एक धुएं का प्रदूषक होता है जो हमारे लंग्स को डिफेक्ट करता है। आंसर जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मीथेन का जो फुल फॉर्म, मीथेन की बात करेंगे अगर हम देखा जाए तो इसका जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। मीथेन की बात करें तो इसको मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन अक्सर कर जुगाली करने वाले पशुओं में देखने को मिलता है। मीथेन धान के खेत में मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सभी तरीके से बता दिया है। जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन हो वो आप मार के चले आइएगा। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? यही तो होता है यहाँ पर वीडियो गुरुजी वर्ल्ड पर आप देखते हो, कोई फालतू की बात इतने पूरे सेशन में आपने नहीं की होगी। मतलब हमें 20 क्वेश्चन हो गया है 15 मिनट पे करते करते, और 2 मिनट आपका और समय लूंगा। एक वृक्ष एक वर्ष में कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है? एक वृक्ष एक वर्ष में कितने टन कार्बन डाई, अब देखिए वृक्षों का काम जो है दोस्तों, वृक्षों का काम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है, और छोड़ना क्या होता है बेटा? छोड़ना जो होता है वो होता है ऑक्सीजन का छोड़ना होता है। तो कितना टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यही पूछा गया है। तो आंसर चला जाएगा तीसरे के साथ 12 टन हर साल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि धुएं से कौन करेगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड करेगा, पैरा ऑक्सीटाइल। देखिएगा ये इसको बोलते हैं PAN, ठीक है ना। तो पैरा एसिटाइल जो है नाइट्रेट होता है, ये होता है, ये क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछा गया, ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जाएगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा भैया किसके साथ? डी के साथ। अगला, परितंत्र में मानव क्या है? दोस्तों मनुष्य एक ऐसा प्राणी है ना जो सब कुछ खा सकता है। आप बताओ कौन सी चीज नहीं खा सकता? सब कुछ खा सकता है। सब कुछ खाएगा तो मनुष्य किस में आएगा? शाकाहारी मांसाहारी दोनों में आएगा। और शाकाहारी मांसाहारी में दोनों में आएगा तो हम उसको ये नहीं कह सकते भाई सर्वाहारी है ये। तो ये सर्वाहारी है भैया, सब कुछ खा जाएगा, मेढक से लेके कुछ भी दे दो आप। 24 नंबर, नेफेंथिस एक पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे छोटे जीव अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह देश में पौधा पाया जाता है, तो दोस्तों यह देश में पौधा पाया जाता है मेघालय क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं मेघालय क्षेत्र एक पूर्वी राज्य है, और पूर्वी राज्य में मतलब चेरापूंजी और माशिनराम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। शिलोंग पठार भी इसका ही क्षेत्र है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गारो खासी जयंती या पहाड़ियाँ भी इसका क्षेत्र है। इसके साथ ही बात करूं दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है, इस तरीके से एक ऐसा पौधा होता है इस तरीके से, इसमें बीच में इस तरीके से कांटे होते हैं, आसपास कांटे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करता है, ये पूरा इस तरीके से खुला होता है, जैसे ही इसमें कोई बीच में आया तो ये अपने कांटे को तुरंत बंद कर लेता है। तो ये क्या होता है? नेफेंथिस। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार गूगल पे सर्च करिएगा कि नेफेंथिस पौधा कैसा होता है। ये कीड़े मकोड़े, मेढक और चूहे को दबा के खा जाता है। चलिए, जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? जल में जब हम लवण मिला देंगे, सॉल्ट मिला देंगे दोस्तों, तो उस समय अगर देखा जाए तो क्वथनांक में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति। एक पॉल्यूशन होता है, एक पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन जनसंख्या से रिलेट करता है, पॉल्यूशन प्रदूषण से रिलेट करता है। तो पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति जो होती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा से होती है। अगला क्वेश्चन, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? दोस्तों हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही सही बताएं, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा। घर घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो दोस्तों 27 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? रंगीन टीवी, हीटर, ट्यूब रोशनी। तो मैं ये कह सकता हूँ, बताइएगा इस क्वेश्चन का रंगीन टीवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, हम एक क्वेश्चन नहीं बल्कि हाँ एक क्वेश्चन लेंगे केवल आपका, क्या लेंगे? ये पेडागोजी कॉन्सेप्ट है। उपचारात्मक का मतलब होता है किस तरीके से बच्चे को आप सुधारने की जो है प्रयास करोगे। तो हम कहेंगे कि छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो मैं यही कह सकता हूं कि छात्रों का पिछड़ापन दूर करिएगा, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन किसके साथ जाएगा भाई? बी के साथ। भाई देखिए सब कुछ कर सकते हैं, त्रुटि का पता लगाओगे लेकिन उसका निदान भी तो करना है, तो पिछड़ापन दूर करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो उपग्रह में देखा जाए सबसे बड़ा ज्ञानीमीड है, ठीक है ना। और अगर हम फोमोस डीमोस की बात करें तो ये मंगल ग्रह के हैं। टाइटन की बात करें तो ये शनि का है। और आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये आपने 30 क्वेश्चन बहुत आसानी से लगाए होंगे। ये 30वां क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में रहेगा। और उम्मीद ये भी करता हूं दोस्तों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तुरंत जाके आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है, उसको ज्वाइन करें। ग्रुप को ज्वाइन करना बेहद इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको बहुत सटीक में जानकारी मिलती है। लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं पूरी प्राइवेसी के साथ, ना आपको कोई देख सकता है, ना आपको कोई मैसेज कर सकता है, ना आप किसी को मैसेज कर सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं
फुल प्राइवेसी है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म की। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गुरुजी वर्ड आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता है। आप सभी के माता पिता को जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल।